जी नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं राममूर्ति। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार सिपाही भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। और उसी कड़ी में आज ही अपना शायद लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। और बस वही उसी स्लोगन के साथ हम लोग शुरू करेंगे कि जान लगा दो या फिर जाने दो। यदि आप वर्दी चाहते हैं तो पूरे जी जान लगा के मेहनत कीजिए, या नहीं तो जाने दीजिए, क्योंकि कंपटीशन तो टफ है ही। और इसमें जीतेगा वही जो नींदों को त्याग करके मेहनत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे। और आपको यदि हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो अपने मन की बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा या गोवा? तो इसका सही आंसर होने वाला है हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य में वन का जो आवरण है वो सबसे कम पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि हरियाणा का वन आवरण केवल 1588 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र कितना है? 3.59% है। हरियाणा कृषि पर अधिक निर्भर है, इसलिए इसकी अधिकांश भूमि का उपयोग किया जाता है। यानी वहाँ पर जंगलों की कटाई करके खेती की जाती है, जिसके कारण वहाँ का जो वनावरण है वो बहुत कम है, पूरे इंडिया में सबसे कम है। इसके बाद आती है कुछ पॉइंट इतिहास से संबंधित। तो उसमें कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के राखीगढ़ और भीरराना स्थल पाया गया है। मतलब कहाँ? हरियाणा में। कहाँ पाया गया? हरियाणा में। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल पाए गए हैं, एक राखीगढ़ और दूसरा भीरराना स्थल हरियाणा में ही पाए गए हैं। अब बात थोड़ा हम लोग पंजाब का कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में पंजाब था। तो पंजाब का वन आवरण केवल 1837 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.65% है। यानी दूसरे नंबर पर पंजाब का ही नंबर है। पहला पर सबसे कम में पहला पर है हरियाणा और दूसरा पर कौन है? पंजाब है। कहता है कि हरियाणा की तरह पंजाब भी कृषि पर निर्भर है, इसलिए अधिकांश भूमि का उपयोग किया गया है। यानी जिस प्रकार से हरियाणा कृषि पर निर्भर है उसी प्रकार से पंजाब भी कृषि पर निर्भर है। और पंजाब में भी वनों की कटाई करके कृषि उपजाया जाता है। कहता है कि रोपर एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल यहाँ पाया गया है। यानी रोपर जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, जो कहाँ पाया गया है? पंजाब में पाया गया है। और राखीगढ़ और भीरराना जो है ये कहाँ है? तो हरियाणा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और चूँकि ये प्रश्न हिंदी से है, हिंदी से ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि बिहार पुलिस में हिंदी भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक रचना है, कहता है कि अधेर नगरी चौपट राजा नाटक है ये। यहाँ से एक प्रश्न क्या बन सकता है कि अधेर नगरी चौपट राजा क्या है? यह एक नाटक है। अब कहता है कि किसके द्वारा लिखा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा या भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा? तो अंधेरी नगरी चौपट राजा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ विशेष से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको बतला दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म बनारस, यानी जिसे वाराणसी में कभी कहा जाता है, में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या जाना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो उन्हें
रस उपनाम से जाना जाता है। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगर और बात किया जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र भी एक कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता कौन थे? गोपाल चंद्र, और वे भी क्या थे? कवि थे। कहता है कि प्रेम प्रकल्प, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। यानी प्रेम प्रकल्प, प्रेम फुलवारी और प्रेम सरोवर, ये 3 अन्य रचना हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही हैं। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण उनकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें है प्रेम मल्लिका, विनय, प्रेम पचासा, चंद्रावली, भारतेंदु ग्रंथावली, भक्त सर्वज्ञ, प्रेम तरंग और मधुकुल। ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा प्रेम प्रकल्प, उसके बाद यहाँ प्रेम मल्लिका, विनय, प्रेम पचासा, चंद्रावली, भारतेंदु ग्रंथावली, भक्त सर्वज्ञ और प्रेम तरंग और मधुकुल, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हैं। अगला प्रश्न कहता है, ये फिजिक्स से लिया गया प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है ये। और प्रश्न कहता है कि प्रकाश किसका माप है, यानी प्रकाश के द्वारा किसे मापा जाता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात है कि प्रकाश वर्ष पूछा गया है। अब लोग जैसे ही यहाँ पर प्रकाश देखा या वर्ष देखा, तो लोग जैसे ही वर्ष देखा तो कहा कि भैया यहाँ पर वर्ष लागल है, तो वर्ष तो समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? समय का। और लोग सट से ऑप्शन नंबर ए मार देगा, जो गलत हो जाएगा। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसके बारे में जानिए। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में प्रकाश की किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी होती है। तो यानी प्रकाश वर्ष जो है वह एक दूरी है। क्या है? एक दूरी है, न कि वह एक मतलब समय है। अगला ऑप्शन थोड़ा पढ़ देते हैं। कहता है 1 वर्ष में पृथ्वी पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा नहीं। 1 वर्ष में पृथ्वी पर गिरने वाली प्रकाश की औसत तीव्रता, ये भी नहीं। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश की किरण द्वारा तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। आप बताएंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। चलिए यहाँ पर आप प्रकाश वर्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी प्रकाश की किरण द्वारा 1 वर्ष में जो दूरी तय किया जाता है वो क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है, जो एक बहुत बड़ी दूरी है। इसके अलावा खगोलीय दूरी भी एक इकाई है, यानी खगोलीय दूरी भी जो है यह भी एक दूरी का ही इकाई है। ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, तो कहता है प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है, इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। मतलब प्रकाश वर्ष जो है वह 1 वर्ष में प्रकाश की किरण द्वारा तय की गई दूरी है, इसलिए यह दूरी की एक इकाई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले पॉइंट में कहता है कि हम प्रकाश वर्ष की सहायता से एक बहुत बड़ी दूरी को माप सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी दूरी के मापन के लिए एक इकाई है। यानी हम प्रकाश वर्ष को ना ऐसे नहीं नापते हैं। प्रकाश वर्ष को मापने के लिए बहुत बड़ी दूरी, 2 ग्रहों के बीच की दूरी, 2 सौर मंडलों के बीच की दूरी, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि प्रकाश वर्ष एक छोटी इकाई है, बल्कि प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी इकाई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ अभिक्रिया करता है। यानी अम्ल जो है ये धातु के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तब ये बनाता है लवण। अम्ल लवण बनाने के लिए धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है और डैश गैस को मुक्त करता है। तो कोई अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ से लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है।
कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए में दिया गया ऑक्सीजन, नहीं। ऑप्शन 3 में है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। 4 में है नाइट्रोजन, नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस बात को याद रखेंगे कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से मैग्नीशियम क्लोराइड जो एक लवण धातु है, इसके अलावा यहाँ से H2 यानी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। अब ये हाइड्रोजन क्या है, ज़रा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो कहता है कि इसमें परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। याद रखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। आगे कहता है कि यह प्रकृति में हमारे आसपास के सभी तत्वों के बीच सबसे सरल परमाणु संरचना है। मतलब इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं उस सभी तत्वों में सबसे सरल संरचना जो है वो किसका है? हाइड्रोजन का। इसके अलावा हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करते हैं तो यह आवर्त सारणी में पहला तत्व है, यानी पूरी आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो हाइड्रोजन है। आगे बात करते हैं तो कहता है यह क्षार धातुओं के साथ साथ कुछ गुण में हाइड्रोजन जैसा दिखता है, यानी ये क्षारीय धातु तो दिखता है, इसके अलावा इसमें कुछ गुण हाइड्रोजन वाला भी पाया जाता है, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला भी पाया जाता है। हाइड्रोजन ग्रुप यानी वर्ग 17 के समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर बातें आती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी था तो थोड़ा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि साइंस है और कंपटीशन है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो अगर सबसे पहली बात अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो यह धातु है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है, यानी कार्बन एक धातु है और इसमें परमाणु संख्या क्या होता है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 और द्रव्य संख्या 12। यहाँ पर केवल कार्बन समझिए ना, यह एक अधातु है, यानी कार्बन एक अधातु है और इसका परमाणु संख्या 6 होता है और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि श्रृंखलन गुण के कारण, यानी इसमें सहसंयोजक बंधन के मध्य जो परमाणु मध्य में परमाणु की संख्या स्वयं जुड़ता है, कार्बन अपरूप के रूप में मौजूद होते हैं, यानी इसमें जो होते हैं सहसंयोजक बंधन होते हैं आपस में, जिसके कारण इसके अपरूप होते हैं। जैसे कि कार्बन के अपरूप में आप जानते होंगे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है, ये तीनों जो अपरूप है किसका है? कार्बन का अपरूप है। अगर हम बात करते हैं हीरा का, तो हीरा जो है पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है, दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ में हीरा का गणना किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रेफाइट एक क्या है? ग्रेफाइट जो है यह क्या है? अधातु है, लेकिन यह विद्युत का चालन करता है। ये बात तो आपको पता होगा, यह विद्युत का चालक है ग्रेफाइट, यह आपको पता भी होगा। तो कहता है कि यह क्यों? क्योंकि यह एक षटकोणीय सरणी संरचना होता है इसमें। आगे बात होता है फ्लोरीन, केवल कार्बन की शुद्ध रूप है। फ्लोरीन जो है यह कार्बन की शुद्ध रूप है और इसमें फुटबॉल गेंद जैसे आकार होते हैं। किसका आकार होता है फुटबॉल गेंद जैसा? तो फ्लोरीन का आकार जो होता है वो फुटबॉल गेंद के जैसा होता है। चलिए अब बात आती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन सब आदमी जानते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। यह पृथ्वी पर सभी तत्वों में सबसे प्रचुर मात्रा में है, मतलब पृथ्वी पर सभी तत्वों में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कोई तत्व है तो वो है ऑक्सीजन। यह प्रकृति में पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक होता है। इसके अलावा ओजोन जो है O3 जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है और आपको पता है ये ओजोन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सूर्य के प्रकाश को हमारे पृथ्वी तक नहीं, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण को हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है और वे हमें सूर्य की पराबैंगनी किरण से रक्षा प्रदान करता है। कौन? ओजोन। चलिए
अब यहाँ आता है नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन जो है इसका परमाणु संख्या 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। कहता है यह कमरे के ताप पर निष्क्रिय होता है। क्या होता है, कमरे के ताप पर निष्क्रिय होता है। लेकिन अगर वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडल के आयतन में यह 78% मौजूद है, यानी पूरे वायुमंडल के आयतन में ये नाइट्रोजन जो है वो 78% है, यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन है। चलिए ये अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड पर रहा, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। चलिए प्रश्न कहता है कि एक साबुन का बुलबुला और एक तरल बूंद दोनों में समान पृष्ठीय आयतन और त्रिज्या है, फिर किसके अंदर अधिक दाब होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर, तरल बूंद के अंदर दोनों पर समान अतिरिक्त दाब है या कुछ नहीं कह सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबुन के बुलबुले के अंदर जो है वो दबाव अधिक होगा। अब क्यों, तो इसका मुख्य कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों होगा। कहता है कि तरल बूंद और साबुन के बुलबुले दोनों में समान पृष्ठीय तनाव और त्रिज्या है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब तरल बूंद से अधिक होगा, यानी साबुन की बूंद के अंदर जो दबाव है वो तरल बूंद के तुलना में ज़्यादा होगा। क्यों, चूँकि साबुन के बुलबुले में 2 सतह होते हैं। साबुन के बुलबुले में कितने सतहें होती हैं, 2 सतहें होती हैं, इसलिए साबुन के बुलबुले में अतिरिक्त दाब वायु के बुलबुले या तरल बूंद में 2 गुना होते हैं। मतलब साबुन के बुलबुले में 2 परत होते हैं, जिसके कारण साबुन के बुलबुले के अंदर में जो दबाव होता है वो हवा के बुलबुले या किसी अन्य तरल के बुलबुले के तुलना में 2 गुना होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और एक बार फिर से ये हिंदी से प्रश्न है ये, और प्रश्न कहता है कि पौ का उच्चारण स्थान है। पौ का उच्चारण स्थान है दांत, तालु, ओष्ठ, कंठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौ, यानी ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। प, म, भ, ब न, इस सब का उच्चारण कहाँ से होता है, ओठ से होता है। ओष्ठ कहिए या ओठ कहिए, होठ, होठ कहिए, कहीं कहीं पर ओठ लिख देगा, तो इस सब से होता है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल ही बना हुआ है। प, फ, ब, भ, म वर्णों का उच्चारण ओष्ठ यानी होठों के इस्तेमाल से होता है या होठों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अगर हम लोग दांत से उच्चारण होने वाले व्यंजन की बात करें तो उसमें आ जाता है त, थ, द, त, थ, ड, ध, न, त, थ, ड, ध, न। अगर तालु की बात करें तो उच्चारण में जीवा का प्रयोग होता है, यहाँ पर दांत का प्रयोग होता है। इसमें आता है च, छ, ज, झ, ई। और कंठ की बात करें तो कंठ में आता है क, ख, ग, घ, यानी ये कुछ उच्चारण स्थान हैं। आप देखेंगे कंठ क से शुरू होता है, तालु च से शुरू होता है, दंत त से शुरू होता है, और ओठ से है तो प वर्ग पूरा आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा आमतौर पर खोए जाने वाला पदार्थ है सोडियम क्लोराइड, शुगर, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम फॉस्फेट। तो जब शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है तो शरीर किसको खोता है, सोडियम क्लोराइड को खोता है, यानी शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। इसलिए आपको पता होगा कि निर्जलीकरण से बचाने के लिए हम लोग
ORS का घोल देते हैं। किसका घोल देते हैं? ORS का घोल देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ORS को किस में मिला के पिलाया जाता है? पानी में, बुनबुने गर्म पानी में ना, हल्की गर्म पानी में इसे मिलाकर के ORS घोल को पिलाया जाता है निर्जलीकरण से बचने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आमतौर पर निर्जलीकरण के दौरान शरीर द्वारा खोए जाने वाला पदार्थ सोडियम क्लोराइड है। यानी निर्जलीकरण के दौरान शरीर किस पदार्थ को खोता है? सोडियम क्लोराइड को। कहता है कि निर्जलीकरण शरीर से पानी की हानि लगभग हमेशा नमक यानी सोडियम क्लोराइड के कुछ नुकसान के साथ जुड़ा होता है। यानी निर्जलीकरण का मतलब होता है कि शरीर में पानी का कम हो जाना या शरीर में सोडियम क्लोराइड का कम हो जाना। इसलिए निर्जलीकरण के किसी भी रूप का उपचार न केवल शरीर से खोए पानी की प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, बल्कि शरीर के तरल पदार्थ के भीतर नमक के सामान्य एकाग्रता की भी बहाली है। यानी अगर किसी को निर्जलीकरण हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे आप सिर्फ पानी पिलाइए, बल्कि उसमें जो पानी है उसमें नमक की मात्रा को भी बढ़ाना है ताकि वो उसे सोडियम क्लोराइड मिल सके और वो मरीज़ निर्जलीकरण से, डिहाइड्रेशन से बच सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे। कहता है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कॉर्निया, पुतली, क्रिस्टलीय लेंस या श्वेत पटल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। क्या हो जाएगा? पुतली, जिसे अंग्रेजी में हम लोग पुपिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। और ये पुपिल जो है ये आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? विनियमित करने में हमारी मदद करता है या भूमिका निभाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि पुतली एक छिद्र है जिसके माध्यम से प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करती है। पुतली क्या है? एक छिद्र है और इसी के द्वारा प्रकाश की किरण हमारे आँख में प्रवेश करती है। अगर बात हम लोग करते हैं आइरिस के बारे में, तो आइरिस हमारी आँख की एक मांसपेशी है। आइरिस क्या हमारी आँख की एक मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। और हमारे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित और नियंत्रित कौन करता है? पुतली। यह फैलता है और सिकुड़ता है। यह सिकुड़ता भी और फैलता भी, जिसके कारण पुतली का आकार बदलता रहता है। फैला तो आकार बढ़ गया, सिकुड़ा आकार कम हो गया। कहता है कि आइरिस पुतली के चारों ओर पिगमेंटेड उत्तक का छल्ला होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे रंग में भिन्न होते हैं। मतलब ये जो होता है ये अलग अलग व्यक्ति में इसका कलर अलग अलग होता है। कहता है कि आइरिस आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में मदद करता है। आइरिस जो है वो क्या करता है, उसका एक और काम है कि प्रकाश में जो प्रकाश की किरण जो आँखें पर रही है उसकी मात्रा को भी क्या करता है? विनियमित करता है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रकाश उज्ज्वल होता है तो आइरिस पुतली को कम रोशनी में जाने के लिए बंद कर देता है। मतलब जब ज़्यादा प्रकाश होता है तब क्या करता है, ये आँख में कम रोशनी जाए इसके लिए सिकुड़ जाता है, इसे देखते हुए ना जाता है। और जब कम प्रकाश होती है तो आइरिस पुतली को अधिक रोशनी में जाने के लिए खोलता है। और जब कम प्रकाश होता है ना देखते हैं ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर आ सके और हम उस वस्तु को देख सके। कभी के तलबुरा सके देखिएगा ना पड़ता रहता ना, टकटकी लगा करके। तो कम प्रकाश रहता है तो हमको ज़्यादा प्रकाश की किरण चाहिए तो फैल जाता है, और ज़्यादा रहता है तो कम चाहिए तो सिकुड़ जाता है। सेकंड लास्ट प्रश्न है ये आज का। प्रश्न कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना में, हाजीपुर में, गोरखपुर में या सोनपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का ये शायद लास्ट प्रश्न है और कहता है कि अंग्रेज़ों ने बंदीवास की लड़ाई में
डैश को हराया था, जर्मन को, फ्रेंच को, भारतीय को या अमेरिकी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच को हराया था, यानी बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों कुछ टेक्स्ट का कुछ कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसका कलर थोड़ा रंगीन करना चाहिए था, तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये जो है बंदीवास की लड़ाई जो है ये कब हुआ था? बंदीवास की लड़ाई इधर तो आपको दिखाई दे रहा होगा। बंदीवास की लड़ाई हुआ था 22 जनवरी, कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को बंदीवास की लड़ाई हुई थी, और जिसमें किसके जीत हुआ था? फ्रेंच को। फ्रेंच को क्या हुआ था? जीत हुआ था। सॉरी, एक मिनट, एक प्रश्न क्या कहते ज़रा देख लेते हैं हम लोग। किसको हराया था? अंग्रेज ने। हाँ, इसमें सॉरी हम गलत बोलिए, इसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। ये कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को। इसमें किसकी हार हुई थी? फ्रेंच को हार हुई थी। जीत किसको हुआ था? तो आपको पता होगा, अंग्रेज को जीत हुआ था। कहता है कि ये कहाँ लड़ा गया था? तो ये पांडुचेरी के आसपास में ये लड़ा गया था, जिसमें वे 16 जनवरी 1961 को हार गए थे। ये युद्ध शुरू हुआ था 22-1 से, लेकिन ये 16 जनवरी तक चला था, वो हार गया था। तो चलिए, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।